कांड पर कांड करके उसी में फंसी है। उधर नरेंद्र मोदी देखिए, वो एक चुनावी जीत के बाद रुकते नहीं, दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस को पता ही नहीं है उनको बंगाल में करना क्या है। यहां नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात भी कर ली और बंगाल में अगले साल के जीत का टारगेट दे दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से बंगाल में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों में नया जोश भरा। पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। इस मुलाकात में मालदा उत्तर से खगेन मुर्मू भी थे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला कर दिया था। पीएम मोदी ने खगेन मुर्मू से उनका हालचाल भी पूछा। तो आप कैसे जीतिएगा बॉस? वैसे ही बंगाल में कांग्रेस खत्म है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी बना हुआ है माहौल, और उसमें भी वो लोग सोए हुए हैं। अभी अब उठेंगे तो देखेंगे, राहुल गांधी मूड बनाएंगे कि अब झाड़ वाड़ के चलो अब बंगाल में घुसेंगे। तब तक उधर खेला खत्म हो जाता है। राहुल गांधी जब तक बैट निकाल के आते हैं मैदान में, तब तक लोग किट समेट रहे होते हैं कि मैच खत्म, अब आए हो। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में हम ये चुनाव जीतें। आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। पीएम मोदी ने एसआईआर को लेकर कहा कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, होनी ही है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क करने के लिए कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की है, उधर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को नई धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मालदा में एक एंटी एसआईआर रैली के दौरान कहा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लागू करने की इस चाल के पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, बंगाल में एसआईआर करके बीजेपी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। बंगाल और बिहार एक जैसे नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह चालाकी और चाल से बंगाल नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि इमरजेंसी जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। बीजेपी खटमलों की तरह है, वो तब तक काटते हैं जब तक आप उन्हें हटा नहीं देते। इधर ममता बनर्जी बीजेपी से टक्कर ले रही हैं, उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी भिड़े हुए हैं। कांग्रेस को कुछ नहीं तो इन दोनों नेताओं से ही सीख लेना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में आज एमसीडी के 12 वार्ड्स पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। 12 में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट आई, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को भी 1 सीट पर जीत मिली। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुए पहले एमसीडी चुनाव में पार्टी को 2 सीट का नुकसान हुआ है। यानी देखने में तो लग रहा है कि बीजेपी को 7 सीट, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 9 सीट आई थी, घट गई है 2 सीट। उपचुनावों में बीजेपी ने जिन 2 सीटों को खोया है, वो दोनों सीट आम आदमी पार्टी को मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी अपनी 2 पुरानी सीटों पर हार मिली, इस वजह से उसके पास पहले की तरह 3 ही सीटें रही। 3 सीटों पर जीत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। यानी बीजेपी के लिए यह एक अलार्म है बॉस। अगर बीजेपी 7 सीट जीतकर खुश है तो फिर खुश रह ले, लेकिन उनके लिए सोचने का विषय है कि सरकार बनने के बाद उनकी 2 सीट घट कैसे गई, 2 बढ़नी ना चाहिए थी। और आम आदमी पार्टी की 3 सीट इंटैक्ट है। इनफैक्ट एक तरीके से देखें तो उनको 4 सीट है, क्योंकि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला कैंडिडेट जीता वो आम आदमी पार्टी का ही नेता था, जिसको टिकट नहीं मिला तो उधर से जाके लड़ा। तो अगर केजरीवाल की सीटें इंटैक्ट है, बीजेपी की घट रही हैं, कांग्रेस और दूसरे लोग जगह बना रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी को दिल्ली में समझना होगा कि यह क्यों हुआ है। क्योंकि कांग्रेस तो देखिए सुधर नहीं रहे, उधर इंडी गठबंधन भी गलतियों पर गलतियां कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति में नेता कुछ भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक खो जाने का ऐसा डर है कि गलत को भी सही साबित करने में इंडी गठबंधन जुटा है। वोट बैंक के लिए ऐसे बयानों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं जिसका विरोध मुस्लिम संगठन तक कर रहे हैं। आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौलाना महमूद मदनी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें मदनी ने जिहाद को जायज ठहराया था। आप भी सुनिए कैसे वक्फ रजिस्ट्रेशन की बात करते करते समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि जिहाद करना पड़ेगा। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26
को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? आज जिस जिहाद की बात समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, उसकी परिभाषा जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने बताई थी। इसके बाद जिहाद को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी महमूद मदनी के बयान से किनारा कर लिया। ऐसे में आज महमूद मदनी को दोबारा सफाई देने के लिए आना पड़ा। आज महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं। जिहाद पर दिए बयान को लेकर महमूद मदनी सफाई दे रहे हैं, तो AIMIM के नेता कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनिए ओवैसी के पार्टी के अख्तरुल ईमान ने क्या कहा। आप लोग जरा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। जहां भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, जबान से हो, ताकत से हो, इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद क्या है? लफ्ज जुहद है, जिसके माने कोशिश करना, प्रयास करना है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के साथियों की तुष्टीकरण वाली सियासत का आज बीजेपी ने भी जवाब दिया। सुनिए बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बंगाल में ममता बनर्जी पर अब बीजेपी तुष्टीकरण के कौन से नए आरोप लगा रही। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी TMC ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास एक मस्जिद है और इस वजह से एयरपोर्ट के संचालन में दिक्कत आ रही है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से जोड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के चक्कर में यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। सुनिए बीजेपी के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है क्योंकि उसके लिए रनवे को बढ़ाया नहीं जा रहा है और एक एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह के रनवे के पास मस्जिद होना, मस्जिद तो कहीं से भी शिफ्ट हो सकते, UAE में होता है, बाहर के अरब देशों में मस्जिद शिफ्टिंग होता है क्योंकि मस्जिद। हालांकि TMC का कहना है कि रनवे के पास मस्जिद बहुत लंबे वक्त से, बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है। उधर ममता बनर्जी वक्फ कानून के मामले को लेकर भी फंस गई हैं। लेकिन मालदा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करके बंटवारा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी ने बनाया था, हम ये कानून नहीं लाए। हमने इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। मैं धर्म पर राजनीति नहीं करती, मुझे सभी धर्मों से प्यार है। ममता बनर्जी खुली चेतावनी दे रही हैं कि वो लोगों की संपत्ति को किसी को छूने नहीं देंगी। इधर ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को साधने में लगी हैं। उधर तेलंगाना में कांग्रेस के CM पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लग रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवताओं पर जो
कह गए उसके बाद तो उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवताओं पर बोलते हुए कहा था कि हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं, क्या ये 3 करोड़ हैं? इतने सारे भगवान क्यों? अगर लोग सिंगल हैं तो उनके भगवान हनुमान हैं। जिन्होंने 2 शादियां की हैं उनके लिए अलग भगवान है। जो शराब पीते हैं उनके भी अलग भगवान है। जो मुर्गे की कुर्बानी देते हैं उनके भी अलग भगवान है। जो दाल चावल खाते हैं उनके भी अलग भगवान है। हर समूह का अपना भगवान है। रेवंत रेड्डी के बयान के विरोध में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं पर दिए विवादित बयान को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी से कहा कि माफी मांगो बॉस, ये क्या कह रहे हो आप? बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की श्रीलंका को अब हनुमान जी ध्वस्त करेंगे। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी।